हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे BSOM 162 द टॉपिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी। ओके, लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड सारे गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट कोड डालेंगे, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको अपने रिलेटेड जो भी आपके गेस्ट पेपर से मिल जाएंगे। ठीक है, इन केस अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विच इज़ 9580023321। ओके गाइज, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया विथ एग्जाम्पल्स। देखिए इसका मतलब क्या है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कि ये कि इंडिया के अंदर हमें बहुत सारे रिलीजन देखने को मिलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हमको देखने को मिलती हैं, डायलेक्ट अलग अलग होते हैं, कल्चर्स अलग होते हैं, ट्रेडिशन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लाइफ स्टाइल भी लोगों की अलग अलग होती हैं, पर इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हम आपस में यूनिटी के साथ में रहते हैं। हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी होती है, हम अपने आप को इंडियन की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और यही रीज़न है कि इतने सारी डाइवर्सिटी के बाद भी हम आपस में यूनिटी के साथ रहते हैं। और ये जो हमारे डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज जो हमारे इंडिया में है, ये हमें डिवाइड नहीं करते, ये हमें यूनाइट करते हैं। ठीक है, ये हमारा रिच कल्चर है हमारे इंडिया का। ऑलराइट, अब जरा थोड़ा और डीपली समझते हैं कि इसका मतलब क्या है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इट मीन्स लिविंग टुगेदर पीसफुली डिस्पाइट डिफरेंसेस इन लैंग्वेज। हमारी जो लैंग्वेज है, रिलीजन है, कास्ट, रीजन, फूड हैबिट्स, कस्टम, इन सब में डिफरेंसेस होने के बाद भी हम आपस में पीसफुली रह रहे हैं। ठीक है, हर इंडियन को जो है इक्वल ट्रीट किया जाता है हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, और हमारे पास में एक फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, हम एक नेशन से बिलोंग करते हैं, इस चीज की फीलिंग। ठीक है, अभी हम जरा नेचर देखते हैं, नेचर ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो पहला है हमारा रिलीजियस डाइवर्सिटी। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, जैसे हिंदुज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। ठीक है, और लोग जो है वो अलग अलग फेस्टिवल्स अपने अपने रिलीजन से रिलेटेड सब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हम आपस में फिर भी यूनिटी के साथ रहते हैं। ओके, फिर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 है। ठीक है, जो संविधान रिकॉग्नाइज करता है, और उसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ रीजनल लैंग्वेज है, मतलब कि जो अलग अलग जगहों पे एक रीजन के हिसाब से बोली जाती हैं, और फिर डायलेक्ट्स भी इतने सारे हैं। ठीक है, हिंदी, बंगाली, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं लैंग्वेजेस के। ठीक है, तो इन सारे डाइवर्सिटीज के बाद में भी हमारे जो आपस का कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि हिंड्रेंस आ रही है। ठीक है, वी आर स्टिल लिविंग पीसफुली। फिर है हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी। अब हर स्टेट का अपना अपना एक ट्रेडिशन होता है, डांस, म्यूजिक, आर्ट, क्लोथिंग, फूड, इन सब में हम लोग को डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम, पंजाब की बात करें तो भांगड़ा, और गरबा हमें गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंडिया को कल्चरली रिच बनाता है। ठीक है, फिर जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। यहाँ पे हम देखते हैं, हमें नॉर्दर्न पार्ट में हिमालयस देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स। ठीक है, राजस्थान में हमें डेजर्ट देखने को मिलता है, फिर फर्टाइल प्लेन्स, गंगा गंगा प्लेन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट भी है सेंट्रल इंडिया में, कोस्ट लाइन भी है साउथ में, डक्कन प्लेट्यू हमको देखने को मिलता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट देख लीजिए। ठीक है, तो कितनी ज्यादा जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, लोग अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर रखा है वहाँ पे, पर फिर भी हम अपने आप को एक कंट्री का ही सिटीजन आइडेंटिफाई करते हैं, विच इज इंडियन। ओके, फिर सोशल डाइवर्सिटी। इंडिया में अलग अलग कास्ट के लोग भी हैं, ट्राइब्स भी हैं, कम्युनिटीज भी हैं। ठीक है, और संविधान इन सबको इक्वली ट्रीट करता है, सबको भारत का सिटीजन मानता है। ठीक है, और सबको इक्वली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात करें तो वो सोशल जस्टिस और इंक्लूजन प्रमोट करती हैं अपनी सोसाइटी में। ओके, अब अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो देखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी सिटीजन, सारे सिटीजन को इक्वल ट्रीट करता है, और सबको क्या करता है, इक्वल राइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उनका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, लैंग्वेज कैसी बोलते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, जब हम ये सेलिब्रेट करते हैं तो ऐसा इंडियन सेलिब्रेट करते हैं। फिर आपका क्या रिलीजन है, क्या आपका लैंग्वेज बोलते हैं, क्या कास्ट है आपकी, इन सारी चीजों को नहीं देखते, हम अपने आप को एज एन इंडियन आइडेंटिफाई करके उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी में आप चले जाइए, ठीक है, तो जो देश की सेवा कर रहे हैं हमारे जो सोल्जर्स हैं, तो वो भी क्या है, वो अलग अलग रिलीजन से वहाँ पे भर्ती होती हैं। हम नहीं देखते कि किस सोल्जर की क्या कास्ट, अलग अलग कास्ट से वहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, फिर नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे भी, और पूरे भारत में, ठीक है, आपस में हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव किया कौन किस स्टेट से बिलोंग कर रहा है, कौन किस रिलीजन से बिलोंग कर रहा है ना। उसके बाद में नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं, जब मैच आप देख लीजिए, एक बिग एग्जांपल है। ठीक है, हम लोग इंडियन इंडियन की तरह अपने आप को रिकॉग्नाइज करके किस तरीके से अपनी टीम्स को सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में, है ना। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस क्या है इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी की।
वही नेशनल इंटीग्रेशन को यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। पीस और हार्मनी जो है हमारी सोसाइटी में ये बनी रहती है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और टोलरेंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब अलग अलग हमारे यहाँ पे इतने रिलीजन है, लैंग्वेजेस हैं, तो इन सारी चीज़ों के बीच में आपस में जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, टोलरेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंडिया का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, उसको प्रिजर्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी और सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या देखा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है इंडिया की, ठीक है। क्योंकि इंडिया में इतने अलग अलग हमको कल्चर देखने को मिलते हैं, रिलीजन देखने को मिलते हैं, तो डिफरेंसेस देखिए आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यही ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर हम टोलरेंस के साथ में, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ में यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी बरकरार रहती है। और इससे क्या होता है कि हम एज अ नेशन अपने आप को और भी अच्छे से डेवलप कर पाते हैं, इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी, ठीक है, डाइवर्सिटी के बावजूद भी। ऑलराइट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन क्लास फॉर्मेशन। देखिए, ब्रिटिश रूल के बाद में इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस हमको देखने को मिले हैं। जो कॉलोनियल रूल था उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। ऑलराइट, और इन चेंजेस की वजह से क्या हुआ कि जो न्यू सोशल क्लासेस हैं, इनको इनमें राइज देखने को मिला, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिशनल जो इंडियन सोसाइटी थी, जो पहले टाइम पे थी, जो ब्रिटिशर्स के पहले थी, ठीक है, वो अलग थी। फिर ब्रिटिशर्स आए, उनकी वजह से फिर बहुत सारे चेंजेस आए, और उसके बाद में हमको एक नई सोशल क्लास देखने को मिली। ऑलराइट, तो पहले क्या हुआ करता था, जो सोशल क्लासेस थी वो बेसिकली सोसाइटी में किस हिसाब से डिवीजन हुआ करते थे, आपकी कास्ट क्या है और ऑक्यूपेशन क्या है, इस हिसाब से। पर ब्रिटिश रूल में क्या हुआ, जो क्लास डिवीजन था, क्लास वाला डिवीजन, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जहां पर लोगों को उनकी वेल्थ, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और, ठीक है, वो कितनी प्रॉपर्टी ओन करते हैं, इन बेसिस पे यहाँ पर उनको डिवाइड किया जाता था। ऑलराइट, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब पहला देखते हैं राइज ऑफ जमींदार। अब ब्रिटिशर्स ने लैंड रिवेन्यू सिस्टम जब इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि अगर बात करें परमानेंट सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट्स की, तो यहाँ पे जमींदार या लैंडलॉर्ड क्लास इमर्जेंस हम लोग को देखने को मिला। ये क्या करते थे, ये मान के चलिए पेजेंट्स हैं, ये जमींदार हैं और ये ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स बोलते थे जमींदार को कि हमें अपना एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए, कि हमें 200 रुपए चाहिए, ठीक है। तो अब जमींदार क्या करता था कि पेजेंट से लेता था 500 रुपए और ब्रिटिशर्स को दे देता था 200 रुपए, और अपने पास रख लेता था रेस्ट ऑफ द मनी विच इज 300, ठीक है। तो ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ना, इस वजह से क्या हो रहा था कि इन जो पेजेंट्स थे बेचारे, इन पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा था, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इनका। ऑलराइट, फिर अगर बात करें, फिर नेक्स्ट है हमारा इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। अब देखिए, ब्रिटिश ने कुछ मॉडर्न स्कूल्स की स्टेब्लिशमेंट की थी, ताकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, जो इंग्लिश आइडिया है, जो मॉडर्न आइडियाज है, वो इंडियंस तक पहुंच पाए, ठीक है। मॉडर्न स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इन सबकी स्टेब्लिशमेंट हुई, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन पहुंची। इसकी वजह से एक न्यू मिडिल क्लास हम लोग को देखने को मिली, ठीक है, जो कि थी हमारे टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जर्नलिस्ट, क्लर्क्स, ये सारे लोग बनके ये अपनी मिडिल क्लास क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो एजुकेटेड क्लास थी, ठीक है, अब ये क्या कर रही थी, इसको सारे इंग्लिश के जो भी आइडियोलॉजीज थी, ये सब समझ में आ रही थी, ठीक है। मॉडर्न आइडिया समझ में आ रहे थे, सोशल रिफॉर्म समझ में आ रहे थे, तो ये सारी चीजें समझ रहे थे, ठीक है। जो कि एक लार्जर तबका जो गरीब था इंडियंस का, वो ये समझ नहीं पाते थे, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिली थी। ऑलराइट, तो ये मिडिल क्लास इनका बहुत बड़ा रोल होता है आगे, जो फ्रीडम मूवमेंट होते हैं ना, हमारे नेशनल मूवमेंट होता है उसमें। फिर देखते हैं हम लोग ग्रोथ ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स की कुछ पॉलिसीज थी, जो कि ट्रेड और इंडस्ट्रीज को इंकरेजमेंट के लिए बनाई गई थी, ठीक है, जिनकी वजह से हम लोग को इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास में यहाँ पे राइज देखने को मिला। ऑलराइट, अलग अलग इंडस्ट्री, जैसे कि टेक्सटाइल मिल्स, जो जूट मिल, और अलग अलग इंडस्ट्री सेट की गई थी, जिनकी वजह से हमें इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास का राइज देखने को मिला है, ठीक है। फिर हमें हमारा फॉर्मेशन ऑफ द वर्किंग। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता गया, उस टाइम पर वर्किंग क्लास भी क्रिएट हो गई, ठीक है, जो इन इंडस्ट्रीज में काम करती थी जाके, ठीक है। अब कैपिटलिस्ट क्लास क्या थी, जो हमने यहाँ पर देखी, वो थी कि जो ये ओनर्स थे, हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वर्किंग क्लास कौन थी, जो उनकी इंडस्ट्रीज में काम करती थी, ठीक है। अब ये जो जिस कंडीशंस में काम करती थी, वो बहुत ज्यादा पुअर कंडीशंस थी, ठीक है, इनको वेजेस भी बहुत कम मिलती थी, लंबे लंबे आवर्स के लिए इनको काम करवाया जाता था। ऑलराइट, तो बाद में हम देखते हैं ओवर टाइम ये अपनी खुद की लेबर यूनियन फॉर्म करते हैं, जो फिर डिमांड करते हैं इनको बेटर राइट्स दिए जाने चाहिए, ठीक है, वर्किंग कंडीशन इनकी इंप्रूव होनी चाहिए। फिर चेंजेस इन दी पीजेंट क्लास। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से, पॉलिसीज की वजह से, जो फार्मर्स थे उनको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा था। जैसे जो पेजेंट्स थे, स्मॉल पेजेंट्स की अगर बात करें, तो इनको वो डेट ट्रैप में फंस रहे थे, क्योंकि उनको टैक्स देना पड़ता था ज्यादा। फिर वो मनी लेंडर से उधार मांगते थे, बाद में वो चुका नहीं पाते थे, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे रिच फार्मर्स की, तो उनको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, ठीक है, वो ज्यादा ज्यादा लैंड गेन कर रहे थे, वेल्थ गेन कर रहे थे, जमींदार को प्रॉफिट हो रहा था, मनी लेंडर्स को प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। फिर एक्सपांशन ऑफ प्रोफेशनल क्लास। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा था, जो एजुकेटेड लोग थे उनकी जरूरत पड़ रही थी, ताकि वो लोग जैसे कि कोर्ट है, स्कूल्स, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिस, इनको संभाल सके, ठीक है। तो प्रोफेशनल क्लास में यहाँ पे राइज देखने को मिला, जैसे कि इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स,
राइट, लॉयर, सिविल सर्वेंट्स एक्सेट्रा। फिर अब देखिए अर्बनाइजेशन एंड न्यू सोशल ग्रुप्स, जैसे सिटीज में जब ग्रोथ हो रही थी रेलवेज, इंडस्ट्री, ट्रेड की वजह से, तो इस दौरान क्या हुआ, कुछ नई अर्बन क्लासेस हम लोगों को इमर्ज होती हुई दिखी। ठीक है, जैसे कि मर्चेंट्स, ट्रेडर, शॉपकीपर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर, सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, और ये इंडियन इकोनॉमी में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए हमने वही पढ़ा कि ब्रिटिश रूल की वजह से हमें इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, जिसकी वजह से नई इकोनॉमिक और सोशल क्लासेस बनी। ठीक है, अब इन चेंजेस की वजह से एजुकेशन में हम लोगों को चेंजेस देखने को मिले, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट देखने को मिली, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही थी। अब इसके साथ साथ में इनइक्वालिटी जैसी प्रॉब्लम भी तो हो रही थी, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब भी हो रहा था। ठीक है, तो जैसे हमने बात की जो न्यू मिडिल क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास जो इमर्ज हुई, ये बाद में जाकर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज व्हाट इज फैमिली, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स। देखिए फैमिली की अगर बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, ये पहला ग्रुप होता है जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे हम बॉन्ड होते हैं, हम बड़े होते हैं। ठीक है, फैमिली हमें लव देती है, केयर देती है, प्रोटेक्शन, सपोर्ट देते हैं जो फैमिली मेंबर्स होते हैं हमारे। साथ ही साथ में हमारी सोशलाइजेशन भी फैमिली में होती है, जहाँ पर हम अपने वैल्यूज को, कल्चर्स को, मैनर को, इन सब को सीखते हैं, सोशल बिहेवियर को सीखते हैं। ठीक है, अब हर सोसाइटी में हमको फैमिली देखने को मिलती है। हालांकि जो फैमिली की जो साइज है, स्ट्रक्चर है, ये हमको अलग अलग जगहों पे अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, ये वेरी करता है। तो समझते हैं व्हाट इज फैमिली। देखिए फैमिली क्या है, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। तीन चीजें याद रखना, ब्लड से रिलेट करते हैं या फिर मैरिज से या फिर अडॉप्शन से। ठीक है, अब ये हमारे साथ में रहते हैं। ठीक है, क्लोज रिलेशनशिप हम शेयर करते हैं। ऑलराइट, अब यूजुअली अगर देखें तो इसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन। बट यहाँ पर फैमिली में हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, ठीक है, और अदर रिलेटिव्स, इनको भी इंक्लूड करके रखते हैं। ठीक है, अब फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली यहाँ पर हमें किस चीज में हेल्प करती है, इमोशनल, सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल नीड्स। ठीक है, ये हमारी सारी फुलफिल होती है हमारी फैमिली से। अब अगर हम फीचर्स की बात करें तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट फीचर की, विच इज यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। अब फैमिली की अगर बात करें तो हर सोसाइटी और हर कल्चर में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यूनिवर्सल है, फैमिली इज यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। फिर बेस्ड ऑन मैरिज और ब्लड रिलेशनशिप। ठीक है, जो फैमिली है वो जनरली हमारी मैरिज के थ्रू फॉर्म होती है। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो लोग ब्लड के थ्रू रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, ये सारे लोग, ये भी फैमिली का हिस्सा होते हैं। और जो अडॉप्टेड चिल्ड्रंस होते हैं वो भी पार्ट होते हैं। तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि अडॉप्टेड चिल्ड्रंस आर पार्ट ऑफ फैमिली और नॉट, दे आर पार्ट ऑफ फैमिली। ठीक है, फिर इमोशनल बॉन्ड, फैमिली का जो फाउंडेशन होता है वो यही होता है कि फैमिली से हमें लव, अफेक्शन, केयर, ट्रस्ट, इमोशनल सपोर्ट, ये सब मिलता है। ठीक है, हम बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप शेयर करते हैं फैमिली के साथ में। ठीक है, इमोशनल बॉन्डिंग होती है। फिर सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चा होता है, ठीक है, वो अपने फैमिली से ही तो सीखता है। ये फर्स्ट कनेक्शन होता है हमारा किसी ह्यूमन बीइंग से, हमारी फैमिली होती है वो। ठीक है, हमें सिखाते हैं, मैनर सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, वैल्यू, ट्रेडिशन, सोशलाइजेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे बिहेव करना है, सारी चीजें हम फैमिली से तो सीखते हैं। ठीक है, फिर इकोनॉमिक जो फैमिली मेंबर होते हैं वो साथ में काम करके, ठीक है, अर्न करते हैं इनकम, और उनकी जो भी इकोनॉमिक नीड्स होती हैं वो फुलफिल होती हैं, जैसे फूड, क्लोथ्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, शेयर होती है। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी रहती है फैमिली के साथ में। फिर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, जो फैमिली है हमें फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर बात करें तो जो बुजुर्ग है, ठीक है, जब वो एक अपनी एज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, तब उनकी फैमिली के लोग तो उनका सहारा बनते हैं। और जो बच्चा होता है जब वो डिपेंडेंट होता है तब भी फैमिली हेल्प करती है। तो जो फैमिली होती है ना, उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देना। ठीक है, फिर कॉमन रेजिडेंसी, मोस्ट फैमिली मेंबर लिव टुगेदर इन द सेम हाउस। ज्यादातर अगर हम फैमिलीज को देखें तो वहां पर जो मेंबर्स हैं वो एक ही घर में रहते हैं, एक ही जो उनका प्लेस होता है लिविंग, वो एक ही होता है। ऑलराइट, अब इस चीज से क्या होता है, उनकी जो रिलेशनशिप होती हैं, जो वो स्ट्रांग होते हैं, और जो एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है ना कि ये हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो जब हम साथ रहते हैं तो ये चीजें और भी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। देन परमानेंट बट चेंजिंग, जैसे हमने बात की थी कि हर सोसाइटी में हमको फैमिली देखने को मिलती है। ठीक है, तो फैमिली तो हमारी क्या है, परमानेंट है, बट जो मेंबर्स होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि एक पेरेंट है और उसके फिर बच्चे हैं, ठीक है, पेरेंट है और इसका एक सन है, मान के चलो, ठीक है, मॉम,
डैड एंड सन। उसके बाद इस सन की जब मैरिज होगी, इसकी जो वाइफ आएगी, पहले इसकी फैमिली का इनका हिस्सा नहीं थी, फिर मैरिज के बाद में ये भी इनका हिस्सा बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो बर्थ की वजह से, ठीक है, मैरिज की वजह से, डेथ की वजह से यहाँ पर इनका सेपरेशन और इंक्लूजन होता रहता है। ठीक है, वाइफ आएगी, फिर इनका जब बेबी होगा तो बेबी भी इसी फैमिली का मेंबर बन जाएगा। ठीक है, तो पहले नहीं था, पहले यही थे लोग। समझ में आ रही है बात? परमानेंट फैमिली सिस्टम है, बट चेंजिंग क्यों है? क्योंकि मेंबर्स आ जा रहे हैं। ठीक है, फिर अगर इनके मॉम डैड की मान के चले, अगर ज्यादा बूढ़े हो गए, इनकी डेथ हो जाएगी, तो फिर ये फैमिली का मेंबर हिस्सा नहीं रह पाएंगे, फिर इतनी सी फैमिली रह जाएगी। समझ में आ रही है बात? इसलिए परमानेंट तो है बट चेंजिंग इंस्टीट्यूशन है। ऑलराइट, अब इंपॉर्टेंस की बात देखते हैं। इंपॉर्टेंस वही कि हमें लव, केयर, इमोशनल सपोर्ट मिलता है। ठीक है, हमारी जो बच्चों की अपब्रिंगिंग है वो इंश्योर होती है कि बच्चे जो हैं वो अच्छे से बड़े हों फैमिली के अंदर। फिर कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यूज, ये हमारी प्रिजर्व रहते हैं। फैमिली अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, जनरेशन बाय जनरेशन क्या ट्रांसफर होता है, हमारी वैल्यूज, ट्रेडिशन, कल्चर, ये सब ट्रांसफर होता है। ठीक है, फैमिली के थ्रू ही तो होता है सब ट्रांसफर। देन ऑफर्स इकोनॉमिक सोशल सिक्योरिटी, वही सिक्योरिटी की मैंने बात करी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सारी चीजें। डेवलप रिस्पॉन्सिबल एंड डिसिप्लिन सिटीजन। ठीक है, और जो एक रिस्पॉन्सिबल डिसिप्लिन सिटीजन, एक ह्यूमन बींग कौन क्रिएट करता है? फैमिली के थ्रू ही क्रिएट होता है। तो हमने यही देखा कि इस तरीके की जो फैमिली है ना, वो फाउंडेशन होती है सोसाइटी की, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ह्यूमन लाइफ का। क्योंकि ये सिखाता है, ये देखिए, ये जो ह्यूमन होते हैं, ठीक है, उनको एक इमोशनल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, उनकी जितनी भी नीड्स होती हैं सब फुलफिल करती है फैमिली। ठीक है, एक इमोशनल सपोर्ट देना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, सोशल सपोर्ट देना। ठीक है, और एक चिल्ड्रन को सोशलाइज करना, सोसाइटी में किस तरीके से रहना है वो सिखाना, फिर कल्चर्स को ट्रांसफर करना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ये भी फैमिली का ही एक काम होता है। हेंस फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिबा फूले टू द दलित रिफॉर्म मूवमेंट। यहाँ पे ज्योतिबा फूले की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कही गई है कि उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया था दलित रिफॉर्म मूवमेंट में। देखिए, ज्योतिबा फूले की अगर बात करें, देखिए इनकी टाइमलाइन देख लीजिए, 1827 से लेके 1890 तक इनका टाइमलाइन था। ठीक है, ये एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, अब इनका ये किस किस चीज के लिए फाइट कर रहे थे? ये फाइट कर रहे थे अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, सोशल इंजस्टिस। जो समाज में ये जो इंजस्टिस चल रही थी, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था जाति को लेके, ठीक है, जो छुआछूत की चीजें चल रही थी, इन सब के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया। ऑलराइट, और इनका बिलीव ये था कि सारे ह्यूमंस को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उनकी क्या कास्ट है, क्या जेंडर है उनका। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के भी खिलाफ थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, सबके खिलाफ थे वो। ठीक है, जो भी इवल्स थे सोसाइटी में। और तो उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पर अपने एक कंट्रीब्यूशन दिया सोसाइटी में इन सारी चीजों के अगेंस्ट फाइट करके। ठीक है, तो पहला देखते हैं फाइट अगेंस्ट द कास्ट। तो देखिए, समाज में जो कास्ट सिस्टम चल रहा था, ठीक है, कि जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, उसके अगेंस्ट इन्होंने अपना जो है मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद में ये क्रिटिसाइज करते थे जो भी इवल प्रैक्टिसेस होती थी, अनटचेबिलिटी जैसी। ठीक है, इक्वल राइट्स के लिए वो फाइट कर रहे थे कि समाज में सबको डिग्निटी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है, जितने भी लोग हैं, उनका क्या जेंडर है, रिलीजन है, क्या कास्ट है, सबको इस सबके इर्रिस्पेक्टिव। ठीक है, देन प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। ज्योतिबा फूले ये मानते थे कि एजुकेशन इज द की टू एंडिंग द सोशल इनइक्वालिटी। वो मानते थे कि अगर समाज में हम एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देंगे, लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जागरूक करेंगे, अवेयरनेस देंगे, ठीक है, सही चीज को बताएंगे, तो इससे सोशल इनइक्वालिटी को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, इनकी वाइफ की अगर बात करें, उनका नाम था सावित्री बाई फूले। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स ओपन किया था, कहाँ पर? पुणे में। ठीक है, सबसे पहला गर्ल्स स्कूल। ऑलराइट, और उसके बाद में उन्होंने जो दलित्स के लिए, ठीक है, दलित्स के लिए भी स्कूल खोले, चिल्ड्रंस के लिए जो कि बैकवर्ड कम्युनिटी से आते थे उनके लिए स्कूल खोले। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे 1880s के टाइम पे ये सारी चीजें करना कितना रिवॉल्यूशनरी था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को बोलने की आजादी भी नहीं दी जा रही थी जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, और यहाँ पर इतना ज्यादा रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिए जा रहे थे। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ सत्यशोधक समाज। देखिए, 1873 के टाइम पे ज्योतिबा फूले ने स्टेब्लिश किया था सत्यशोधक समाज, मतलब कि सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर, जो सत्य की तलाश करते हैं। ठीक है, अब इसका एम क्या था सोसाइटी का? इसका एम था, इस ऑर्गेनाइजेशन का एम था कि इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए, सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाए, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाए। ठीक है, ताकि हम जो डिस्क्रिमिनेशन है समाज में, रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन है, सोशल इवन, इनको खत्म कर पाए। ठीक है, देन सपोर्ट फॉर वुमेन एंड सोशल। अब देखिए, ज्योतिबा फूले ने यहाँ पर वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम किया। तो जैसे मोस्टली हम ज्योतिबा फूले को जो दलित डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था उसके अगेंस्ट बात करते हुए सुना है, बट उसके अलावा भी उन्होंने बहुत अलग अलग जगहों पे काम किया, जैसे कि वुमेन के अपलिफ्टमेंट करना। ठीक है, विडोज थी, ठीक है, उनकी जो रिमैरिज है उसके लिए सपोर्ट करना, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बात करना, ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड के अगेंस्ट काम करना। ठीक है, इन एरियाज में भी उन्होंने अपना काम किया है, उन्होंने इन सारी इविल प्रैक्टिसेस को अपोज किया है। ठीक है, और ये मानते थे कि जो एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन और जो औरतों की एम्पावरमेंट है, इनकी वजह से ही हम सोसाइटी में डेवलपमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट,
देन राइटिंग एंड सोशल अवेयरनेस, ज्योतिबा फूले ने बहुत सारी किताबें लिखी थी सोशल इंजस्टिस के अगेंस्ट, ठीक है। जैसे कि अगर गुलामगिरी की बात करें या स्लेवरी, ठीक है, गुलामगिरी उन्होंने लिखी थी। उन्होंने बताया था किस तरीके से जो लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो सिमिलर है एक स्लेव की कंडीशन से, ठीक है, गुलाम की कंडीशन से, ठीक है। और उनकी राइटिंग से बहुत सारे लोग फिर आगे चल के इंस्पायर भी हुए, उस टाइम पर भी इंस्पायर हुए थे। देन इम्पैक्ट ऑन दलित मूवमेंट, अब जो ज्योतिबा फूले के आइडियाज थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो सोशल रिफॉर्मर थे उस टाइम के भी और आगे जो बने भी हैं, उनको बहुत इंस्पायर किया। जैसे कि बी आर अम्बेडकर की अगर हम बात करें, वो बहुत इंस्पायर थे इनके काम से, ठीक है। हिज वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर द दलित मूवमेंट इन इंडिया, और भारत में जो दलित मूवमेंट हुए फिर आगे चल के, उसको एक फाउंडेशन इन्होंने दी थी, ठीक है, हम कह सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि देखिए ज्योतिबा फूले का एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, स्पेशली दलित रिफॉर्म मूवमेंट की जब हम बात करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। एजुकेशन के ऊपर बात की इन्होंने, इक्वालिटी को प्रमोट किया, सोशल जस्टिस को प्रमोट किया, ऑलराइट। इन्होंने दलित्स के राइट के बारे में बात की, वुमेन्स के राइट के बारे में बात की, ठीक है। इन सब चीज़ों से जो फ्यूचर जनरेशन है, जो फ्यूचर रिफॉर्मर्स थे, वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। और इवन आज के टाइम पे मॉडर्न इंडिया में भी उनके जो आइडियाज़ हैं वो अभी भी बहुत इंस्पायर करते हैं लोगों को, ठीक है। ओके गाइस, तो हमने अपने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारी क्लासेस की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी अपडेट्स हैं, वो आपको चैनल पर ही मिल जाएंगी। ओके, तो उसको ध्यान से आप ज्वाइन कर लेना। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।